बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक चैप्टर नेम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर जो आज का टॉपिक है हमारा सेंटीपिटल फोर्स। अब सेंटीपिटल फोर्स सबसे पहले क्या होता है, इससे पहले हम इसका थोड़ा सा बैक पे जाएं तो सर्कुलर मोशन टॉपिक आता है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन नाम से अगर हम कुछ समझें तो सर्कल में मोशन, एक बॉडी जो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा उसको हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं कि सर्कुलर पाथ पर जो बॉडी मूव कर रहा है वो सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव कर रहा है। अब हमारे पास इनर्शिया के मुताबिक एक बॉडी को स्ट्रेट पाथ में मूव करना चाहिए, जबकि यहाँ पे एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब सर्कुलर पाथ पर मूव करने वाली बेशुमार एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो जो चांद है वो क्या कर रहा है, जमीन के गिर्द मूव कर रहा है। जो जमीन है वो सूरज के गिर्द मूव कर रही है। एक डोरी ली, उस डोरी के साथ हमने पत्थर बांधा, उसको घुमाया, वो पत्थर जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब ये जितनी भी चीजें हैं ये बजाय एक स्ट्रेट पाथ में मूव करने के एक सर्कल में मूव कर रही है। तो इनर्शिया के मुताबिक इनके ऊपर एक फोर्स लग रही थी, अदरवाइज इन्होंने स्ट्रेट पाथ पर मूव करना। अब वो जो फोर्स लग रही है जिनको सर्कुलर पाथ पर मूव करवा रही है उस फोर्स को ही हमें सेंटीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। अब सेंटीपिटल फोर्स जो है वो फोर्स है जो हमें क्या करे, बेंड करवाए। क्या करें, बेंड करवाए किसको, पार्टिकल को। किसमें, सर्कुलर पाथ। वो फोर्स जो बेंड करवाए, वो फोर्स जो बेंड करवाए पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर, उस फोर्स को हमें सेंटीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से अगर हम देखते हैं एक फिगर जो बनाई गई यहाँ पे, एक बॉडी जो है उसको रोटेट करवा रहे हैं एक सर्कुलर पाथ पर, उसकी जो फोर्स है वो सेंट्रल पॉइंट की तरफ लग रही है, जिस वजह से वो बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करने की बजाय बेंड होता जाता है और वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अगर हम वैसे ही नॉर्मली देखें तो हमें ये पॉइंट समझने के लिए कैसे होता है, यहाँ पे ये सीधा जा रहा है। अब यहाँ पे जो फोर्स लगी इधर को लगी, ये थोड़ा सा इधर हो गया, फिर यहाँ पे जा रहा था ये फिर बेंड हो गया, और ये जा रहा था ये बेंड होता गया। और इसी तरह से हमारा फोर्स जो है हर पॉइंट पे सेंटर की तरफ लगी थी, जिस वजह से बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करने की बजाय वो एक सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर दे। अच्छा है, अब हमने कहा एक बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो हमने कहा जब वो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसकी मैग्नीट्यूड अगर यूनिफॉर्मली वो मूव कर रहा है तो उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होगी, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है पॉइंट टू पॉइंट चेंज होगी। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन का कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी, मैग्नीट्यूड उसकी चेंज नहीं होगी। और जब उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रही लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वहां पे वेलोसिटीज चेंज होगी। जब वेलोसिटीज चेंज होंगी टाइम के अकॉर्डिंग तो उस टाइम हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का ये हमारे पास फॉर्मूला, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी जो यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग आएगी वो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब हम अगर यहाँ देखते हैं अगर ये बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, पॉइंट ए पे जो इसकी वेलोसिटी वो v1 थी, पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी वो v2 थी। अच्छा, अब हमें ये पता है कि जो भी एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट होता है, जो सर्कल के ऊपर टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये है ये रेडियस के परपेंडिकुलर, ये रेडियस के परपेंडिकुलर, ये रेडियस के परपेंडिकुलर। जितने भी टेंजेंट आएंगे वो सेंटर पॉइंट के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, वो सब क्या होंगे, सेंटर पॉइंट के परपेंडिकुलर। इसी तरह से जो हमारा पॉइंट बी है वो परपेंडिकुलर है ओ बी, और पॉइंट ए जो है मतलब v1 की वैल्यू है वो परपेंडिकुलर है OA। मतलब ये रेडियस के परपेंडिकुलर v1 है, ये रेडियस क्योंकि ये भी रेडियस है वो से ये भी परपेंडिकुलर है v2। अब यहाँ पे हम देखें v1 भी परपेंडिकुलर और v2 भी जो है वो परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे जो हमने पॉइंट क्लियर किया कि स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा स्पीड जो है वो v1 इक्वल v2 इक्वल आना चाहिए। v1 और v2 को क्या आना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए। तो हम v1 और v2 नाम देने के बजाय एक स्पीड है तो v का नाम दे कि यहाँ पे जो हमारा स्पीड है वो v1 और v2 है,
जो कि चेंज नहीं हो रही तो हम इसको v करांगे। वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, तो स्पीड जो है वो हमें चेंज नहीं हो रही। जब हम स्पीड की बात करेंगे तो तब हम v1 = v2 = v ले सकते हैं। अच्छा, इसके मुताबिक हमें समझ आ गई कि OB जो है वो परपेंडिकुलर है V2 के, OA जो है वो परपेंडिकुलर है V1 के, और V1 जो स्पीड है वो पॉइंट A पे है, V2 स्पीड जो है वो पॉइंट B के ऊपर। अब क्या इसी तरह से हम देखते हैं ये टाइम जो है बॉडी को मूव करने के लिए पॉइंट A से पॉइंट B पे आने के लिए जो टाइम में चेंज आएगा, जो टाइम में चेंज आएगा उसका फॉर्मूला, जो टाइम में चेंज आएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। वैसे अगर देखते हैं कहां से आया हमारे पास फॉर्मूला, अगर वैसे हम देखें तो हमारे पास क्या दी जाती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम। और अगर हमें टाइम में करना तो टाइम इक्वल डिस्टेंस ओवर स्पीड है, तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज इन टाइम या तो डिस्टेंस और वेलोसिटी की रेशियो के इक्वल हो। पॉइंट ए से पॉइंट बी में आने के लिए जो हमारा टाइम रिक्वायर होगा वो दिया है। अब यहां से हमें टाइम की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर अगर पुट करते हैं तो हमारे एक्सेलरेशन की नई इक्वेशन आएगी जो कि वो हमारे पास दिया है। अब हम देखें कैसे आती है, यहां पर देखें क्या a डेल्टा v, डेल्टा t की जगह मैंने पुट कर दिया s ओवर v, ये s यहां पे आ गया v यूनिट के ऊपर, तो v डेल्टा v ओवर s, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की एक नई फॉर्म आ गई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि नई डायग्राम कंसीडर करते हैं OAB के अकॉर्डिंग PQR। अब V1 और V2 जिस तरह से ये है A V1 पॉइंट B पे V2, ये V1 और V2। अगर हम यहाँ पे चाहें तो V1 और V2 को हम V भी कह सकते हैं, इधर भी हम इसको V का नाम दे सकते हैं। अच्छा, अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमने कहा हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ AOB जो हमारे पास है एंगल, मतलब ये जो एंगल आ रहा है AOB, एंगल ऑफ AOB इक्वल होगा एंगल ऑफ QPR, एंगल ऑफ QPR। ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे के इक्वल आ रहे होंगे। उसके अगर देखते हैं क्योंकि इनके आर्म्स जो है वो इक्वल, इनके एंगल की अगर देखें क्योंकि हम इधर से निकालिए इसको तो ये एंगल भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब जब एंगल भी इक्वल है, आर्म भी इक्वल है, आर्म क्यों इक्वल है, क्योंकि हमारे पास जो है अगर यहाँ देखें आर्म की इक्वल आने की वजह क्या आ रही है, हमने पहले क्या परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम हो, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगी, सेम है, V1 = V2। तो V1 और V2 क्या आएंगे हमारे पास है, इक्वल है, तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या आ रही है हमारे पास है, सेम आ रही है, मैग्नीट्यूड क्या आ रही है, सेम आ रही है, और जो पाथ डिफरेंस आ रहा है डेल्टा V वही यहाँ पे आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो हमारे पास इस एंगल के इक्वल आ रहा है। तो एंगल इक्वल, आर्म इक्वल, तो उसके मुताबिक हमने कहा आइसोस्केलिस ट्रायंगल क्या होता है, तो हमने कहा यहाँ पे वापस एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, ये और ये दोनों, ये क्या है आइसोस्केलिस ट्रायंगल बनाना। आइसोस्केलिस ट्रायंगल होती कौन सी है, जिसके अंदर एंगल्स उनके दरमियान में और आर्म्स वो दोनों क्या हो, इक्वल, आर्म्स जो है वो इक्वल हो और एंगल इक्वल हो, आर्म की जो लेंथ आ रही है वेक्टर वो दोनों इक्वल हो, तो हमारा उस ट्रायंगल को हम आइसोस्केलिस ट्रायंगल का नाम दें। इस इक्वेशन से और इक्वेशन से कंपैरिजन करते हुए हमने एक रिलेशन किया है जिसके मुताबिक हमें क्या डेल्टा V, ये क्या है डेल्टा V, जो डेल्टा V है हमारे पास क्या चीज है, इन दोनों का V1 और V2 का डिफरेंस है, V1 और V2 का डिफरेंस है। अब V1 और V2 का डिफरेंस जो है A से B तक का, तो उसके मुताबिक हमारे पास डेल्टा V किसके इक्वल आएगा, AB क्या, डेल्टा V किसके इक्वल आ जाएगा, AB क्या। यहां से देखा V1 इक्वल है V के, V2 इक्वल है V के, सपोज कोई भी ले लेते हैं यहां से, तो V1 जो है या V2 या आप इनमें से ले रहे हैं तो V1 या V2 उधर से लें वो वापस R के इक्वल आ, यहां पे जो V1 और V2 आ रहे हैं इनकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ रही है वो R इक्वल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रायंगल बन गया उसके मुताबिक ये R के इक्वल हो, तो डेल्टा V ओवर V AB ओवर R। अच्छा हमने कहा अगर सपोज
ये बहुत लंबा ट्रैक नहीं है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अगर ये हम ए से बी का डिस्टेंस लेते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 पे, तो तब हमारे पास ए बी जो है इसको हम पुट कर सकते हैं ऐसे, जो ए बी है इसको हम कहते हैं कि आर्क लेंथ है और आर्क लेंथ जो है वो एस के इक्वल है, तो इस जगह हमने क्या लिख दिया ऐसे। अब इस एस के जरिए से हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी को कैलकुलेट करें, तो चेंज इन वेलोसिटी जो है हमारे पास वो v से डिवाइड होकर द्वारा मल्टीप्लाई होगा और ये एक रिलेशन है। अब यहां से डेल्टा v की जो वैल्यू है वो हम पुट करें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम डेल्टा v की वैल्यू पुट करते हैं यहां पे s से कट जाएगा v स्क्वायर ओवर r। अगर हम यहां पे देखें तो a v और ऐसा आ गया डेल्टा v का क्या पुट करेंगे ये वैल्यू s v ओवर r, ये s से कट जाएगा v स्क्वायर ओवर r। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया। अब ये वो एक्सेलरेशन है जो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर होगा, जो किसी पॉइंट के ऊपर होगा, जिसको हम कह सकते हैं ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आया, अब हमने कहा ये एक्सेलरेशन अगर एक सर्कुलर पाथ पर हो और उसकी डायरेक्शन सेंट्रल पॉइंट की तरफ हो, तो फिर उस एक्सेलरेशन को हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का नाम देंगे। अब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की तरफ आए तो पहला पॉइंट है जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो, वो क्या कर रहा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा। किस में मूव कर रहा होगा सर, एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी इंस्टेंट के ऊपर एक्सेलरेशन जो यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल में मूव कर रहा हो और उसकी डायरेक्शन क्या हो, सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ हो, उस एक्सेलरेशन को हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का नाम देंगे। ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमारे पास। अब इसके बाद सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का रिलेशन a = v स्क्वायर ओवर r। हमारा जो टॉपिक है बेसिकली सेंटीमीटर फोर्स। तो सेंटीमीटर फोर्स समझने के बाद इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं हम, तो हमारे पास जो आता है पॉइंट सेंटीमीटर फोर्स का अगर हम फॉर्मूला में बात करना चाहें तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F = ma होता है। तो सेंटीमीटर फोर्स Fc और ma c। अब यहाँ पे ac की भी जो हम कहेंगे ac v स्क्वायर ओवर r कह सकते हैं, तो यहाँ पे ac = v स्क्वायर ओवर r ये हमें ये सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू। अब v स्क्वायर ओवर r हमारे पास v इक्वल होता है r मेगा। अब अगर v स्क्वायर r स्क्वायर मेगा स्क्वायर इसका स्क्वायर लेते हैं इस इक्वेशन का, तो ये अब हम अगर यहाँ से मेगा जो है उसको देखें v स्क्वायर ओवर यहाँ पे होगा v स्क्वायर ओवर r, यहाँ पे 2 r की बजाय एक r है तो r को मेगा है। तो ये जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पे पुट की है v स्क्वायर ओवर r की जगह r मेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो है r स्क्वायर मेगा, ये हमारे पास रिलेशन आ, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली जो रिलेशन है वो आ रहा है जिसको हम सेंटीमीटर फोर्स का रिलेशन भी कह सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, काफी नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।